हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल महोदय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में, राज्य के राज्यपालों के बारे में, ठीक है। और इसमें हम इंट्रोडक्शन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर पिछले कुछ समय में हम देखें तो ये जो पद है ना हमारे देश में, वो काफी लाइमलाइट में रहा है, गवर्नर का पद। अगर देखा जाए तो गवर्नर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नर। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में ऐसे आरोप लगते आए हैं कि जो गवर्नर्स हैं बेसिकली वो केंद्र सरकार के एजेंट्स के रूप में स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ऐसे आरोप लगते आए हैं, मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूं। और बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि गवर्नर्स जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से ज्यादा केंद्र सरकार की ड्यूटीज को निभाने में ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं। फैक्स मशीन खराब हो गई, सुना ही होगा आपने, एनीवेज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं, कहने को वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो गवर्नर्स बेसिकली केंद्र सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में स्टेट में काम करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो गवर्नरों का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य जो है वो संवैधानिक रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सब काम बेसिकली गवर्नर का ही होता है, ठीक है। तो गवर्नरों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज है कि गवर्नर साहब हमारे देश के संविधान में कहां पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, लिख लीजिए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 6 में गवर्नर ऑफ द स्टेट का मेंशन्ड है। एंड आर्टिकल नंबर 153 सेज दैट, अनुच्छेद नंबर 153 कहता है, देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। और अनुच्छेद नंबर 153 कहता है कि भारत के हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल अगर सच बताएं तो बहुत, कहते हैं ना कि एक ऐसा पद माना जाता है जो बहुत आरामदायक है। हमारे यूपी में जो लोग काम नहीं करते, लोग क्या कहते हैं, कहीं के गवर्नर हो क्या यार तुम। गवर्नर मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूपी में कहा जाता है, कहीं के गवर्नर हो क्या तुम, ठीक है। तो गवर्नर्स बेसिकली अगर सच बताऊं ना तो ये वो लोग होते हैं जो पार्टी के पुराने वफादार होते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के पुराने वफादार हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो गिफ्ट के तौर पर पार्टी उन्हें राज्यों के राज्यपाल के रूप में दे देती है पद।
गवर्नर बेसिकली देखा जाए तो जो काम सेंटर में राष्ट्रपति महोदय करते हैं वही काम स्टेट में गवर्नर्स करते हैं। तो बेसिकली गवर्नर्स जो होते हैं वो राज्यों में वही काम कर रहे हैं जो सेंटर में राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ही इज द काउंटर पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बड़ा अच्छा बात आती है, लिख लीजिए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। देश नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य है उसका जो है बेसिकली ये क्या होता है, नॉमिनल हेड ऑफ द है। मतलब रियल हेड कौन होता है, रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। नॉमिनल हेड जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं। जैसे सेंटर में नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे स्टेट में नॉमिनल हेड गवर्नर होते हैं। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। He is the constitutional head of the state and first citizen of the state। और राज्य का जो है पहला नागरिक होता है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं, वैसे ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। राज्य का पहला नागरिक गवर्नर होता है। आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था ना, जो सारे पॉइंट्स हैं बस उसके रेप्लिकेशन करने हैं आपको, और कुछ नहीं है गवर्नर में खास। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंडर आर्टिकल नंबर 155 लिख लीजिए, अंडर आर्टिकल नंबर 155 अनुच्छेद नंबर 155 के तहत, अनुच्छेद नंबर 155 के तहत लिख लीजिए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्टेट is appointed by the president of India, is appointed by the president of India। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्य के राज्यपाल को चुनते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर भैया कोई वो इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति में इलेक्शन होता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह होता है, यहां पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भैया बिल्कुल सिंपल है यहां पर कि अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री उनसे कहते हैं और राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से तो कुछ करते ही नहीं, आप भी जानते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं भैया मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, डीजीपी को हाई बीपी है, डीजीपी सो रहा है, समझ रहे हैं। तो भाई साहब जो पीएम कहेंगे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंटमेंट कर देंगे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट को नियुक्त कर देंगे। हालांकि एक बड़ा फेमस केस हुआ था, उस केस का नाम था हरगोविंद पंत केस। देखिए, एक केस था जिसका नाम है हरगोविंद पंत केस ऑफ 1979। 1979 में एक हरगोविंद पंत केस हुआ था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा था, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द गवर्नर is not a सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। भैया उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि जो गवर्नर है वो कोई केंद्र सरकार का पद नहीं है। भाई साहब वो कोई केंद्र सरकार का पद नहीं है, इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक है,
और इन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्थान है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। तो जो गवर्नर है वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है। लेकिन ठीक है, आप भी जानते हैं यार, सुप्रीम कोर्ट तो कहती रहती है बहुत सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई केंद्र सरकार का पद नहीं, बल्कि जो है एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्थान है, इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट बॉडी है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, आगे लिख लीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत a person can be a person can be a governor, a person can be a governor of two or more than two states, can be a governor of two or more than two states at a same time। एक व्यक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल एक ही समय पर रह सकता है। अ पर्सन कैन बी अ गवर्नर ऑफ टू और मोर देन टू स्टेट्स एट अ सेम टाइम। आप देखेंगे हमारे देश में कई ऐसे गवर्नर हैं जो तीन तीन राज्य, चार चार राज्यों को अकेले देख रहे हैं। काम तो कुछ खास है नहीं यार। ठीक है, असल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के पास बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। तो जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप देखेंगे गवर्नर सारे बन जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी एक कंपैरेटिवली यंग पार्टी, उनके पास इतने लोग नहीं मिलते हैं, इसीलिए एक एक आदमी जो है तीन तीन चार चार राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है। प्लस केंद्र सरकार से उसका कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। इसी वजह से भैया एक इंसान तीन तीन चार चार राज्यों का राज्यपाल एक ही समय पर रहता है। अब आप अगर चार राज्यों के राज्यपाल हैं तो आपको चार राज्यों से सैलरी बराबर थोड़ी ना मिलेगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है तो चारों लोग मिल करके आपको 14 लाख रुपए दे देंगे, नहीं। वो 3.5 लाख रुपए चार लोगों में बढ़ जाएंगे। ठीक है, चार राज्यों में बढ़ जाएंगे। तो ऐसा है कि 7th अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि एक व्यक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल एक ही समय पर रह सकता है। कोई परेशानी नहीं है, ये 7th अमेंडमेंट एक्ट में बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताइए। तो ये हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और अब हम पढ़ेंगे ओथ, टर्म, सैलरी, रेजिग्नेशन एंड द रिमूवल। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जरा कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक व्यक्ति जब राज्यपाल बनता है, गवर्नर आप बन गए, तो गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले आपको शपथ दिलाई जाती है। कितनी बार आपको बताया है मैंने, अंडर आर्टिकल नंबर 159, अनुच्छेद नंबर 159 में आपकी शपथ बताई गई है ना। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ये सब होता है ना। तो जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, मैंने आपको बताया था, भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिलाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। वैसे ही गवर्नर साहब को शपथ कौन दिलाएगा, लिख लीजिए, गवर्नर साहब को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो जिस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी उस राज्य के जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो शपथ दिलाएगा। और अगर वो साहब नहीं है तो उस कंडीशन में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे
वो भाई साहब शपथ दिला देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट दिलाएंगे, वरना जो सीनियर मोस्ट जज होता है उस हाई कोर्ट का, वो शपथ दिला देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे लिखिए, टर्म। अगर हम बात करते हैं हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, उनका टर्म कितना होता है, जल्दी बताइएगा। अब अगर राज्यपाल की बात करें तो उनका जो टर्म होता है, वो नियम तो कहता है 5 इयर्स, 5 साल जो हैं वो राष्ट्रपति, अरे 5 साल के लिए जो है वो गवर्नर का टर्म होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नर का टर्म जो है वो फिक्स्ड नहीं। देखिए होता क्या है कि हमारे देश के संविधान में दो ऐसे लोग बताए गए हैं जिनको हटाने का हमारे संविधान में कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है। एक होते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट और एक होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ द स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने का कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है, मतलब कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जब चाहें किसी भी कारणवश या बिना किसी कारणवश, किसी भी कारणवश या बिना किसी कारणवश राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। जाओ, तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, जाओ भागो। भाई राज्यपाल का जो पद है वो फिक्स नहीं है। अब होता क्या है, देखो बेटा, ये हर देश, हर हमारे देश के हर सरकार की प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में जब हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी, तो उससे पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और देश में राष्ट्रपति भी कांग्रेस के ही थे, मतलब उन्हीं के वो थे। अब होता क्या है कि कांग्रेस की सरकार थी देश में। अब जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो भाई देखो हमारे देश में कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जो गवर्नर हो किसी दूसरी पार्टी का हो, क्योंकि फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार मई 2014 में बनी थी और एक महीने के अंतर्गत भारत के सारे 28 राज्यों के राज्यपाल एक ही बार में बदल गए थे। हमारी जो दिल्ली की सीएम हुआ करती थी श्रीमती शीला दीक्षित, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। शीला दीक्षित जी दिल्ली की सीएम से हटी थी और ताजा ताजा जो हैं उन्हें केरला का गवर्नर बनाया गया था, शायद एक आध महीने ही हुआ था। और इसी बीच मोदी जी की सरकार आई तो उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। तो गवर्नर का पद बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो दो ऐसे लोग हैं संविधान में, एक गवर्नर और एक अटॉर्नी जनरल। क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, केंद्र सरकार के सारे केसेस को देखता है। तो केंद्र सरकार चाहती है कि भैया हमारा इंसान ही जो है वो अटॉर्नी जनरल रहे। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे गुलाम वहानवती साहब। लेकिन जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, उन्हें तुरंत हटा के मुकुल रोहतगी साहब को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। वही मुकुल रोहतगी जिन्होंने भी शाहरुख खान के लड़के को बेल दिलाई थी। हाँ जी, तो ये हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर का टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर है। मतलब राष्ट्रपति की भैया मर्जी है, बिल्कुल साफ शब्दों में। तो आसान भाषा में आप लिखेंगे कि भैया इट इज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप राष्ट्रपति बेचारा बदनाम तो राष्ट्रपति हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं। पीएम साहब कह रहे हैं हटाओ, तो जो पीएम साहब कहते हैं वो उन्हें करना पड़ता है। वो क्या करें, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं भाई, जो पीएम साहब कहेंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। कांट हेल्प, यही तरीका है। अब प्रणब मुखर्जी साहब क्यों हटाते हैं अपने सारे के सारे गवर्नरों को, पीएम साहब ने कहा तो उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है। गवर्नर साहब को सैलरी कितनी मिलती है, तो गवर्नर साहब की जो सैलरी होती है
वो महीने की 3.5 लाख रुपए होती है, 3,50,000 रुपीज पर मंथ। अब अगर वो 3 राज्य के राज्यपाल हैं, इसका ये मतलब नहीं उन्हें 10.5 लाख मिलेगी। 3.5 लाख को तीनों राज्य 1/3 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब क्वेश्चन यहां पर लोग गलती करते हैं कि अगर राज्यपाल महोदय को रिमूवल, अगर रेजिग्नेशन हो तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो कहेंगे सर ओथ तो चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ने दिलाई थी, उन्हीं को दे देंगे। गलत, अपॉइंटमेंट उनका राष्ट्रपति जी ने किया था, तो रेजिग्नेशन भी जो है बेटा वो राष्ट्रपति महोदय को ही दिया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिमूवल, अगर राज्यपाल साहब को हटा दिया जाए तो भैया राज्यपाल साहब को कौन हटा सकता है? राज्यपाल साहब को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भैया हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल साफ शब्दों में बिना किसी झंझट के राज्यपाल महोदय को हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं बताया गया हमारे संविधान में। नो प्रोसेस नो ग्राउंड्स, कोई कारण नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, बस तुम जाओ, हमारी मर्जी है। हटा दिया, रिमूवल। और इस पर एक केस भी हमारे देश में हुआ था, सूर्य नारायण केस। इस मामले में हमारे देश में एक केस हुआ था जिसका नाम था सूर्य नारायण केस। सूर्य नारायण केस 1981 में। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई अगर राष्ट्रपति ने राज्यपाल को हटाया है तो इसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसिएबल है, कि उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने अगर हटा दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते भाई साहब। बिल्कुल बात सिंपल, आसान, स्पष्ट शब्दों में, ठीक है। अब देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, अगर आपको राज्यपाल हमारे किसी राज्य का बनना है तो राज्यपाल बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, गवर्नर साहब बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल नंबर 157 में बताई गई। देखो, संवैधानिक तौर पर सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, संवैधानिक तौर पर सिर्फ 2 बताई गई हैं, ठीक है। पहली क्वालिफिकेशन बताई गई है सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरी कंडीशन बताई गई है एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो पहली चीज भैया राज्य के, अरे देश के नागरिक होने चाहिए, दूसरा 35 साल के होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में सेंटर स्टेट रिलेशंस पर एक बहुत हाई लेवल कमेटी आई थी, आपने सुना होगा सरकारिया कमेटी। सरकारिया कमेटी ने सुना है इसके बारे में? हाँ जी। सेंटर स्टेट रिलेशंस पर हमारे देश में एक कमेटी आई थी जिसका नाम था सरकारिया कमेटी। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया इसके चेयरमैन थे। 1983 से 1988 के बीच में ही आई थी। और इन्होंने भैया कुछ अच्छी खासी रिकमेंडेशंस दी थी कि गवर्नर कौन होना चाहिए राज्य का, और इनकी रिकमेंडेशंस को माना जाता है। वैसे तो रिकमेंडेशंस क्या थी इनकी, कुछ बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस थी। जैसे कि पहली रिकमेंडेशन ये थी इनकी कि गवर्नर जो होना चाहिए वो बेसिकली किसी ना किसी क्षेत्र में एक एमिनेंट पर्सनालिटी होना चाहिए। इनका कहना था गवर्नर ऐसे ही कोई इंसान नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी क्षेत्र में एक एमिनेंट पर्सनालिटी होना चाहिए। लॉ के क्षेत्र में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, सिनेमा में हो, आर्ट में हो, कल्चर में हो, साइंस में हो, मतलब एक एमिनेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए गवर्नर साहब की, ठीक है। हाँ जी। दूसरी सबसे अच्छी बात इन्होंने की थी, नॉट बिलोंग टू द स्टेट। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी
कि जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है, जिस राज्य का वो राज्यपाल बनने जा रहा है, उस राज्य को वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं यूपी को बिलोंग करता हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता हूं। भाई मैं यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता, शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट। तीसरा, शुड नॉट बी अ एक्टिव पॉलिटिशियन। भैया उसे जो है एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। एंड नॉट इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स। भैया बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए और राज्य की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही थी। तो शुड नॉट बी अ एक्टिव पॉलिटिशियन एंड नॉट इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स। प्लस सरकारिया साहब ने कहा कि एक काम और करो, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा may be consulted by the prime minister, may be consulted by the prime minister for appointment of governor। तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की जब बात आए तो जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बार भारत के उपराष्ट्रपति और स्पीकर ऑफ लोकसभा से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मे बी, मैंडेटरी नहीं है कि भैया उन्हें करना ही पड़ेगा। मे बी अगर जरूरी हो तो आप एक बार उपराष्ट्रपति से और स्पीकर ऑफ लोकसभा से भी कंसल्ट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है, कौन करेगा? हम तो सुपर पावर हैं, हम पूछते नहीं है, हम बोलते हैं। और राज्य के राज्यपाल में अब हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द गवर्नर साहब। तो हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनके कुछ अधिकार भी होते हैं भाई। जैसे राष्ट्रपति के अधिकार सेंटर में हैं, वैसे ही गवर्नर साहब के कुछ अधिकार जो हैं बेटा वो स्टेट में भी होते हैं। बिल्कुल रेप्लिकेट पावर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास बहुत स्पेसिफिक हैं, जैसे इमरजेंसी पावर्स वगैरह, वो गवर्नर साहब के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो गवर्नर साहब के अगर पावर्स की बात करें तो सबसे पहला अधिकार जो गवर्नर साहब का है उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स देखिए, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका के अधिकार। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स बताए थे, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स थे राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति साहब बहुत सारी बड़ी नियुक्तियां करते हैं सेंटर में, वैसे ही स्टेट में गवर्नर साहब भी करते हैं। तो हम लिखेंगे द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट्स। तो भाई राज्य के राज्यपाल किसको नियुक्त करते हैं? तो सबसे पहले जो गवर्नर साहब नियुक्ति करते हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। भाई देखो, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं और उसके साथ साथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति भी गवर्नर साहब ही करते हैं। अब बेटा देखो, सीएम की नियुक्ति कोई कुछ कर नहीं सकते उसमें गवर्नर साहब। भाई देखो, जो पार्टी चुनाव जीत कर आएगी उसके नेता को आपको सीएम बनाना ही पड़ेगा। जैसे सेंटर में जो पार्टी चुनाव जीत कर आती है लोकसभा का, उसका नेता भाई पीएम बनता है, वैसे स्टेट में जो पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतेगी उसका सदस्य भाई साहब, उसका जो हेड है वो बनेगा ही, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सीएम साहब की नियुक्ति जो है वो गवर्नर साहब ही करते हैं। ठीक है,
लेकिन कुछ स्पेशल अधिकार हैं गवर्नर साहब को यहां पर, कि गवर्नर साहब जो हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स की नियुक्ति सीधे गवर्नर कर सकते हैं। ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मिनिस्टर्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा, इनके जो हैं आपके ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स की नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद गवर्नर साहब नियुक्ति किसकी करते हैं? चेयरमैन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो राज्य की जो लोक सेवा आयोग होती है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति जो होती है वो गवर्नर साहब ही करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। हाँ जी। वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज। देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका खुद चांसलर होता है। लेकिन अब राष्ट्रपति के पास इतना टाइम तो है नहीं कि भैया वो यूनिवर्सिटी में जाकर के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे। तो यूनिवर्सिटीज में वो वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सके। उसी तरह आपके सेंटर स्टेट में क्या होता है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, ये सब क्या है? ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज का जो चांसलर होता है वो बेसिकली गवर्नर होता है। लेकिन गवर्नर साहब खुद काम तो करेंगे नहीं, और इसी वजह से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स होते हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। तो वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा गवर्नर साहब किसकी नियुक्ति करते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही राज्यपाल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं। जैसे सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, जो भारत के सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर देश में होता है अटॉर्नी जनरल, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे ही स्टेट में जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, जिसका जिक्र आर्टिकल 165 में किया है। उसकी नियुक्ति जो है वो हमारे राज्यपाल करते हैं। तो हर स्टेट में जो है अपना एक एक अपना जो है वो क्या होता है, हर स्टेट में अपना खुद का जो है वो होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है जो राज्य के सारी केसेस को देखता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं गवर्नर साहब के लेजिस्लेटिव पावर्स। देखिए ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। जैसे राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर्स बड़े शानदार थे, वैसे ही गवर्नर साहब के भी भैया कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं और बड़े शानदार होते हैं भाई साहब। तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 सदस्य जो कि एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। वैसे यहां पर भी लिख लीजिए, द गवर्नर, द गवर्नर कैन नॉमिनेट, द गवर्नर कैन नॉमिनेट
1/6 of the total members, 1/6 of the total members of लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। अब सपोज करिए यूपी की विधान परिषद में 60 लोग हैं, तो 60 का 1/6 मतलब 10 लोगों को जो है राज्यपाल नॉमिनेट कर सकते हैं। द गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। 104th अमेंडमेंट एक्ट आप जानते हैं हमारे देश में पास हुआ था, बहुत फेमस, 2019 में, जिसके बाद जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। वरना राज्यपाल जो है उनको अधिकार था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक सदस्य को विधानसभा में भी नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द गवर्नर कैन डिसॉल्व द विधानसभा ऑफ द स्टेट। भैया बड़े आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं, तो राज्य की विधानसभा को जो है वो भंग कर सकता है। हैज द पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा ऑफ द स्टेट, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करेगा कि मन करा कर दिया उसने। अगर भाई विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है तो उस कंडीशन में राज्य की विधानसभा को वो भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो राज्य की विधानसभा डिसॉल्व करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को होता है। उसके अलावा द गवर्नर हैज द पावर to disqualify any member of the state legislature, राज्य की विधायिका के किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार रखता है। तो गवर्नर साहब के पास यह अधिकार है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, आर्टिकल नंबर 102 में। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वैसे ये भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर साहब भाई डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, बड़ा अधिकार है। उसके बाद लिख लीजिए, he addresses the state legislature. After every elections. He addresses the state legislature after every election. हर इलेक्शंस के बाद स्टेट लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है, एंड at the beginning of the session every year. तो हर बार जब साल में पहली बार राज्य की विधायिका बैठती है तो उसको एड्रेस करता है, और जब नई सरकार आती है तो भी एड्रेस करता है। ठीक है भैया, ये बहुत बड़े अधिकार हैं उसके। नेक्स्ट लिख लीजिए, he can appoint
he can appoint any member of the he can appoint any member to preside over Vidhan Sabha and Vidhan Parishad when the speaker, deputy speaker or chairman और डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारी विधानसभा का हेड कौन होता है? विधानसभा का हेड होता है विधानसभा का हेड कौन होता है? विधानसभा का हेड होता है स्पीकर, और उसकी जगह पे होता है डेप्यूटी स्पीकर, दूसरा आदमी। वैसे ही विधान परिषद का हेड होता है चेयरमैन और दूसरे नंबर पे होता है डेप्यूटी चेयरमैन। अगर विधानसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है और विधान परिषद का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है कि जाकर भैया मीटिंग को प्रिसाइड ओवर कर लो। ठीक है, अब देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब देखिए व्हेन एनी बिल ऑफ द स्टेट गोस टू द गवर्नर, जब भी राज्य का कोई बिल गवर्नर साहब के पास पहुंचता है, व्हेन एनी बिल ऑफ द स्टेट गोस टू द गवर्नर, तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? जब कोई बिल राज्यपाल साहब के पास पहुंचता है तो राज्यपाल साहब क्या कर सकते हैं? पहला, गिव द एसेंट टू द बिल। भैया ऐसा है कि वो बिल को भैया साइन कर देंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा चीज, विद होल्ड द एसेंट। दूसरा चीज, विद होल्ड द एसेंट, मतलब कि साइन करना से होल्ड कर देंगे, साइन नहीं कर रहे हैं अभी। तीसरा, रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल को जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस कर सकते हैं अगर नॉट मनी बिल। अगर वो मनी बिल नहीं है तो स्टेट लेजिस्लेचर को वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट ने वापस उसे पास करके भेज दिया तो उन्हें साइन करना पड़ेगा। तो भैया अब आप गवर्नर साहब पे प्रेशर बना रहे हो, दबाव बना रहे हो, तो गवर्नर साहब चौथा काम भी कर सकते हैं, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल को जो है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशंस के लिए रिजर्व कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 201। तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत वो कहेंगे भैया देखो ऐसा है कि ये चीज मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है, अब राष्ट्रपति साहब इस पर डिसीजन लेंगे। अब बेसिकली सच्चाई बताऊं तो ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब केंद्र और राज्य में सरकारें डिफरेंट हों। जैसे कि अब यूपी है, तो यूपी में भाई केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, तो वहां गवर्नर साहब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कर्नाटका है, अब कर्नाटका में क्या है, केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में कांग्रेस है। तो भैया अब कांग्रेस गवर्नर साहब पे दबाव डालेगी तो गवर्नर साहब क्या करेंगे? कहेंगे भैया बिल हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है, अब राष्ट्रपति साहब को डिसाइड करने दो। और एक बार बिल राष्ट्रपति साहब के पास चला गया तो भैया फिर तुम जो करना है करते रहो। ठीक है, जो करना है करते रहो, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल नंबर 213। अब ये देखिए अंडर आर्टिकल नंबर 213, गवर्नर हैज पावर टू पास द ऑर्डिनेंस। भैया देखो गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो भैया ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आर्टिकल 123 में मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं।
ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? आधा आदेश, अध्यादेश, इसीलिए इसे आधा आदेश कहते हैं। अध्यादेश है बेटा, आधा आदेश। जब हमारे देश में संसद के दोनों सत्र सेशन में ना हो तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि देश हित में कोई कानून वो पास कर सकते हैं, उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। वैसे ही स्टेट में भी अगर विधानसभा विधान परिषद सेशन में नहीं है तो गवर्नर साहब जो है ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस को आप जानते हैं क्या होता है कि ऑर्डिनेंस पास होने के बाद नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि 6 वीक्स आफ्टर रीअसेंबली, रीअसेंबली के बाद 6 हफ्ते में उसे पास हो जाना चाहिए, जैसे सेंटर में बताया था। तो अगर 6 हफ्ते में पास नहीं हुआ तो भैया उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो फिर वो फेल हो जाएगा। तो 6 हफ्ते में उसे पास हो जाना चाहिए। द गवर्नर कैन ऑल्सो, द गवर्नर कैन ऑल्सो विड्रॉ द, विड्रॉ और कैंसल द ऑर्डिनेंस। गवर्नर साहब जो हैं ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। किसी भी समय पर वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया भैया हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर साहब। तो गवर्नर साहब के लेजिस्लेटिव पावर्स ये हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए, बहुत आसान था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपने पढ़ा है तो फिर आपको गवर्नर पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल पावर। सॉरी मेरा पेन नीचे गिर गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्र गवर्नर साहब के फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या है गवर्नर साहब के? देखिए, हम्म हम्म पहला पॉइंट, he makes sure that the budget of the state, that the budget of the state is presented, budget of the state is presented in the state legislature। भैया वो ये देखता है कि जो राज्य का बजट है वो स्टेट लेजिस्लेचर में पेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट पेश ही ना हो रहा हो उसको वो जबरदस्ती कराएगा, ठीक है? हाँ जी। देखिए, जितने भी मनी बिल होते हैं स्टेट में वो बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन, बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन से पेश नहीं हो सकते। ऑल द मनी बिल्स, all the money bills are presented after recommendations of, after the recommendations of the governor। तो गवर्नर साहब की रिकमेंडेशंस के बाद ही सभी मनी बिल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेट में। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद होंगे, यहां पर ऑलवेज होंगे, ठीक है? हाँ जी। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको, एक चीज होती है, दो तरह के फंड्स होते हैं, कंसोलिडेट फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है। कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी फंड्स। सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है। सेंटर के कंटीजेंसी फंड में से मान लीजिए कि संसद सेशन में नहीं है और अचानक देश में कोई खर्चा आ जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ द सेंटर में से पैसा निकाल करके खर्चा कर सकता है। वैसे ही गवर्नर साहब जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट में से पैसा निकाल कर खर्चा कर सकते हैं, ठीक है? तो गवर्नर साहब को यह अधिकार है टू मेक एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड। तो कंटीजेंसी फंड जो होता है स्टेट का, वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, तो स्टेट की कंटीजेंसी फंड से पैसा एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये भैया उसका अधिकार है,
ठीक है, आगे लिख लीजिए। अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, राज्य के फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर सकता है। अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, राज्य में फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आफ्टर 5 years टू रिव्यू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को रिव्यू करने के लिए हर 5 साल में भाई साहब स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या चल रही है उसको रिव्यू करने के लिए ये ऐसा कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बना सकता है, किसकी? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए। सॉरी, अब लास्ट में आता है आपका जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर्स की बात करें तो अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं स्टेट के, अंडर आर्टिकल नंबर 161 में जो है ये है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति जो है गवर्नर साहब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ने कंसल्ट करते हैं फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के समय इनको कंसल्ट किया जाता है। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, मैंने आपको जब राष्ट्रपति बताया था तो 5 जुडिशियल पावर बताए थे: पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट और कम्यूटेशन। ये मैंने आपको 5 जुडिशियल पावर्स बताए थे। पार्डन का मतलब क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की पूरी सजा माफ कर दें, पूरी की पूरी सजा माफ कर दें। रिप्राइव का मतलब क्या है कि सजा पर अभी टेम्परेरी, किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है तो उस पर टेम्परेरी रोक लगा दी। रिमिशन में क्या है? सजा कम कर दी। रिस्पाइट में क्या है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कुछ कर दिया। कम्यूटेशन में क्या है? सजा का नेचर चेंज कर दिया कि फांसी वाले से कहा तुम भैया उम्र कैद में चले जाओ। राष्ट्रपति में पढ़ाया था। बस फर्क कहां पर है? फर्क एक ही जगह पर है, पार्डन में। पार्डन में फर्क है और कहीं नहीं, बाकी सारे अधिकार सेम है। देखो पार्डन में फर्क है, बस क्या फर्क है देखो कि अगर बात प्रेसिडेंट की होती है और बात गवर्नर की होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो डेथ का केस है तो डेथ के केस में भी पार्डन नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो डेथ के केस में पार्डन दे सकते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति की फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसकी पूरी सजा माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यहां तक अधिकार है कि वो अजमल कसाब की सजा को पूरी तरह माफ कर सकता था, करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति कर सकते हैं। गवर्नर साहब जो हैं डेथ के केस में, गवर्नर साहब डेथ के केस में पार्डन नहीं दे सकते। गवर्नर साहब डेथ की केस में पार्डन नहीं दे सकते। मतलब यह है कि गवर्नर को पार्डन का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है तो गवर्नर साहब उसकी पूरी सजा माफ कर दें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो गवर्नर साहब उसकी सजा माफ नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकते। बस यही सबसे बड़ा फर्क है।
बाकी रिस्पाइट, रिमिशन, रिप्राइव, कम्यूटेशन सब गवर्नर के पास भी होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको टॉपिक समझ में आ गया होगा। दिस एंड्स विद द टॉपिक ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। Thank you so much for joining the class today. It was indeed a great pleasure teaching you all. Have a nice day. Do take care of yourselves. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram.